अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बयानिया और मैं हूं आलिया शबीर। नासरीन, इस वक्त हुकूमत तो मुश्किल में है ही और हुकूमत के लिए आर्मी चीफ जो हैं वो दरख्वास्त कर रहे हैं अमरीकी नायब वजीर खारजा से कि वो IMF से कहे और उनसे कहे प्रेशर उनके ऊपर डाला जाए ताकि पाकिस्तान को जो है वो एड जल्द से जल्द मुहैया की जाए। उनकी जो पाकिस्तान को जो इस वक्त उन्होंने किस्त देनी है वो दी जाए ताकि पाकिस्तान की जो माली मुश्किलात हैं उसमें कमी आ सके। दूसरी तरफ PTI के लिए भी लगता यह है कि पंजाब में जहां पर उनके लिए आसानियां हुई हैं, उनको हुकूमत मिली है, आज भी पंजाब में स्पीकर का इंतखाब PTI ने जीत लिया है, लेकिन इसके बावजूद भी PTI के लिए लगता है कि मुश्किलात अब आगे मजीद बढ़ेंगी। एक तरफ तो सियासी लिहाज से है, दूसरा एक आईनी और कानूनी नुक्ता भी है, वो इलेक्शन कमीशन में फॉरेन फंडिंग केस के हवाले से है। अब जो फाइनेंशियल टाइम की एक रिपोर्ट आई है, क्या उस रिपोर्ट के इस फैसले के ऊपर कोई असरात होंगे या फिर PTI के लिए कितनी मुश्किल पैदा हो सकती है। दूसरी है कि कौमी असेंबली में जो PTI के अरकान थे उनके इस्तीफे मंजूर कर लिए गए हैं और अब क्या वहां पे ज़िमनी इंतखाब होंगे या फिर वाकई ही अब आम इंतखाबात की जानिब जाना ही हमारे पास एक वाहिद ऑप्शन बचा है। इसके ऊपर शेख रशीद का दावा सामने आया है और वो ये दावा कर रहे हैं कि अब हम आम इंतखाबात की जानिब बढ़ रहे हैं और साथ में उन्होंने इशारा भी दिया है कि कौन कौन इस पर राजी है। इन तमाम मौज़ूआत पर आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। मुझे ज्वाइन किया आज के प्रोग्राम में उस्मान सईद बसरा साहब ने, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के सीनियर रहनुमा है, और हमारा साथ देंगे प्रोग्राम में जुल्फ़िकार अली बदर जो कि स्पोक्स पर्सन बिलावल भुट्टो जरदारी हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं। हमारे साथ हैं सेनेटर गौस नियाजी साहब, मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हैं। सबसे पहले अगर हम बात कर लें तो वो पंजाब के हवाले से बात कर लेते हैं कि पंजाब में आज PTI के लिए एक और फतह हुई है, वो जो स्पीकर का इंतखाब है जीत चुके हैं, जबकि दूसरी जानिब PMLN ने इसको मुस्तरद भी कर दिया और इसको चैलेंज करने का भी ऐलान कर दिया है। तो मैं चाहूंगी कि इसके ऊपर सेनेटर गौस नियाजी जो है वो पहले रिस्पॉन्ड करें कि आखिर क्या वजह है कि जाहिर है कि नंबर गेम में तो PTI आगे थी और फिर अब वो जीत भी गए हैं, तो अब वो इसको चैलेंज क्यों करना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सेनेटर गौस साहब, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। पंजाब के आज के इंतखाब के ऊपर आप कमेंट कीजिएगा, आखिर क्यों चाह रहे हैं कि आप इस मामले को क्यों तूल देना चाहते हैं। अब पंजाब में गवर्नमेंट हो गई है PTI की, अब इसको चलने दें। आप लोग भी सियासी लिहाज से आप लोग मेच्योर पार्टी हैं, मेच्योरिटी का मुजाहिरा करें और अब स्पीकर के भी इंतखाब को आप चैलेंज करने जा रहे हैं, आखिर क्यों? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, हम चैलेंज इसलिए कर रहे हैं कि जो स्पीकर का इंतखाब है वो हमेशा जो है खुफिया राय शुमारी से होता है और इसमें बजाय तो खुफिया राय शुमारी थी, लेकिन हर वोटर के साथ जो स्लिप इशू हो रही थी उसके साथ उन्होंने एक सीरियल नंबर था, यानी कि आप जिसको नंबर वोट दिया है वो आसानी से पता चलाया जा सकता था कि पोजीशन को किसने वोट दिया है या हुकूमत को किसने दिया है। और ये फिर खुफिया राय शुमारी का जो कंसेप्ट है वो तो उसके खिलाफ है। या तो फिर ओपन होना चाहिए, जिस तरह वज़ीर आला का इंतखाब होता है उस तरह कर लेना चाहिए। अगर स्पीकर का भी अगर ओपन हो जाए तो हमें तो कोई इतराज नहीं, लेकिन जब एक आइन और कानून में दर्ज है कि या जो पार्लियामेंट्री रूल्स हैं उसमें है कि ये खुफिया राय शुमारी से होगा, तो फिर उसके खुफिया राय शुमारी की जो असर हुए वो तो खत्म हो जाती है। कि आप सीरियल नंबर इश्यू कर रहे हैं, कल को कोई उठा के जी 112 नंबर जो था उसने किसको वोट दिया, तो ये फिर एक जो सीक्रेसी है वो खत्म हो जाती है। तो इसको हम चैलेंज करेंगे। देखो, अदालतें हमारा किस्सा साथ देती हैं या दोबारा इलेक्शन होता है, जो होता है। बाकी जहाँ तक परवेज जो हमारे वज़ीर आला का इंतखाब था, आपने देखा कि जिस तरह वो हमारे डिप्टी स्पीकर साहब ने रूलिंग दी और उसने हमजा शहबाज की फतह का ऐलान भी किया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जाके वो एक ऐसा फैसला आ गया जिसको उस पे आप देख रहे हैं कि मुल्क की तमाम बार्स ने और मुल्क के मौजूदा जो सुप्रीम कोर्ट बार के सदर हैं उसने और जो साबका सदूर हैं, यानी कि 8 सदूर ने उस पर जो ऑब्जेक्शन किया कि फुल कोर्ट बनना चाहिए, लेकिन चीफ जस्टिस साहब उस पर अड़े रहे और उन्होंने एक दफा फैसला दिया, हमने बाइकाट भी किया और फिर लेकिन चूंकि फैसला उन्होंने कर दिया तो फिर हमने वो उसको तस्लीम किया, लेकिन ये फिर साफ होता नजर नहीं आया। तो पाकिस्तान जहाँ पहले भी
जी ठीक है, इसके ऊपर आपके तहफ़्फ़ुज़ात हैं इस फैसले के ऊपर, लेकिन जाहिर है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, अब सब ने इसको तस्लीम किया है, अब आगे बढ़ना चाहिए। कुछ फैसलों पर आपको एतराज़ है, कुछ पर पीटीआई को एतराज़ है। कभी आप इस्टेब्लिशमेंट पर तनकीद करते हैं, आज पीटीआई इस्टेब्लिशमेंट पर तनकीद कर रही है, आज आपने अदलिया मुखालिफ बयानिया अपना लिया है। तो यानी कि जिसके खिलाफ होगा, हैव और हैव नॉट की ये फाइट है, इससे ज्यादा नहीं है। अगर आपके हक में है तो ठीक है, अगर आपके खिलाफ है तो कोई भी मानने को तैयार नहीं है। तो मेरा सवाल तो आपसे सिर्फ ये है सेनेटर साहब कि कम से कम आप लोग पीएमएलएन तो मेच्योरिटी का मुजाहरा करें। आप लोग तो आप नजरियाती कहते भी हैं कि हो गए हैं, अब आप उस जो नाबालगी से निकल आए, आप लोग इस सिस्टम को चलने दें। देखिए जी, ये एक बात मैं क्लियर करता हूँ कि अगर ये जमहूरी निज़ाम लूला लंगड़ा चल रहा है तो इसमें सिर्फ मुस्लिम लीग नून और उसके साथ इत्तेहादी जमातें उनकी वजह से चल रहा है। खान साहब का जो रवैया है या इमरान खान का जो रवैया है उसके वो तो ये जमहूरी निज़ाम एक दिन भी नहीं चल सके। आप देखा इतने अरसे से वो असम्बली से बाहर बैठा है चीज की जो मुझे क्यों निकाला आपने कि जी वो एक अमेरिकन साजिश थी। भाई अमेरिकन साजिश थी, साइफर हुसैन लहराया, फिर सुप्रीम कोर्ट में वो पेश हुआ, सुप्रीम कोर्ट में तस्दीक की, और फिर बल्कि जो हमारी जो अस्करी इदारे हैं उन्होंने कौमी सलामती की जो मीटिंग है उसमें भी ये तय हुआ कि ये साजिश नहीं थी। फिर सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि साजिश नहीं थी, तो आपको इनको असम्बली में आ जाना चाहिए था। लेकिन ये रिजाइन लेकिन जी ठीक है, लेकिन अब तो रिजाइन आपने स्टेप बाय स्टेप जो है स्टेप बाय स्टेप वो भी एक्सेप्ट करना शुरू कर दिए हैं, जिसमें से आगाज हो चुका है। मैं चाहूंगी कि बसरा साहब इसके ऊपर ऐड कर दे। उस्मान साहब आप बताइएगा कि अब जो पंजाब का मामला है, पहले इस पे कमेंट कर दें कि जाहिर है कि सीक्रेसी है वोट की, ये आइन के मुताबिक है। ये जब पहले बात सेनेट के इलेक्शन में होती थी कि ओपन बैलेट से होना चाहिए, तो उस वक्त भी कोई किसी एक बात पे मुत्तफिक नहीं हो सका, आइन नहीं बन सका, सीक्रेसी आज भी मौजूद है। तो फिर आप लोगों ने ये क्यों किया कि आप लोग ये चेक एंड बैलेंस अपने अरकान पे रखना चाहते थे? आप लोगों को खौफ था कि कुछ वोट इधर उधर हो सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान के ऊपर जो काबिज एक सर्कस के नाम पे एक हुकूमत है, जो अमरीकी डोनाल्ड लू के बगल बच्चा जो ये सियासी गुमाश्ते हैं, हमें तो हैरानगी ये है कि कहीं पे इनको ये एहसास नहीं है कि ये जो जिस तरह की गुफ्तगू कर रहे हैं टेलीविजन के ऊपर, ये कह रहे हैं जी कि जो है क्योंकि हमने एक हराम का पैसा लेके आया हुआ जरदारी यहाँ पे और वो लोगों के ज़मीर खरीदता फिर रहा है, तो आप इस तरह करें कि ये इसका चेक एंड बैलेंस कोई ना करे। राइट जी। तो पहली बात तो मैं आपको ये बताऊं कि कतन वहाँ पे कोई ओपन बैलेटिंग नहीं हुई है, सिर्फ ये इंश्योर किया गया है वहाँ पे कि लोगों के ज़मीर ना खरीदे जाएं। और मसला ये अब इनको देखें किस कदर पाकिस्तान लेकिन बसरा साहब बिल्कुल, अगर आप ये करना चाहते हैं तो 100 बिस्मिल्लाह करें, लेकिन पहले आइन तो बना लें, पहले आइन में तरमीम तो कर लें, पहले ये सीक्रेसी कानून को खत्म करें, फिर उसके बाद ये स्टेप लें। अदरवाइज आप अगर इस सिस्टम का हिस्सा रहना चाहते हैं तो फिर इस सिस्टम के तहत आपको चलना मानना पड़ेगा। अच्छा देखिए, मेरे ख्याल में आप बात तो समझे नहीं है। मसला तो ये है कि अभी तो वो तो बेचारे क्योंकि पंजाब उनके जो है कब्जे से निकल गया है इस माफिया के, इस सिसिलियन माफिया के, तो उनकी तो चीजें चले वो समझ आती हैं, लेकिन मेरे ख्याल में ये लोगों को डिस्ट्रे कर रहे हैं। देखिए आपको याद होगा कि सेनेट के अंदर भी इन्होंने जमीरों की मंडी लगाई। ये पाकिस्तान के बड़े मकरू किस्म की सियासी वजूद हैं। आप मुझे बताएं कि जब सेनेट के अंदर ये जो अली गिलानी है, ये लोगों के वोट खरीदता फिर रहा था और बबांगे दौल इन लोगों ने वोट खरीदे भी, और फिर आपको मालूम है किस तरह इनके वोट ज्यादा निकले भी। हमने तब भी कहा था कि आइए इसमें आइन में तरमीम की भी जरूरत नहीं है, आइए हम एक सादा सी लेजिस्लेशन करते हैं, सादा अक्सरियत वाली, और हम कहते हैं कि वोट का तकद्दुस तो ये है कि उसका सही इस्तेमाल हो। लेकिन क्योंकि असल में ये पैदावार ही करप्शन की है, ये धांधली की पैदावार है, वो धांधली ख्वाह पैसों से की जाए, वो धांधली ख्वाह इखलाकियात में की जाए। तो आज जब पंजाब तो देखिए ना एक फैसला आता है, किस कदर बदकिस्मती है कि एक फैसला आता है पंजाब से जहाँ पे ये 13 जमातें, ये जो डोनाल्ड लू की अमरीकी गुमाश्ते हैं पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान पंजाब के लोगों ने इन 13 जमातों को मुस्तरद कर दिया। इन लोगों ने वहाँ पे हॉर्स ट्रेडिंग के लिए वो जरदारी आ गया जी, वहां से मैं उठा लूंगा बंदे, उनको उठा लूंगा। तो ये सत्य में इनका जो मकरू चेहरा है वो सारे निजाम के अंदर लोगों के सामने है। क्या इनको मालूम है कि लोगों ने इनको क्यों रिजेक्ट किया है? इसी मकरूहात की वजह से रिजेक्ट किया है। क्या इनको मालूम है कि 20 सीटों के ऊपर पंजाब जो इनका बड़ा स्ट्रॉन्ग होल्ड था, और लाहौर जो कहते थे तख्ते लाहौर है, क्या इनको मालूम है? इनको मालूम है, लेकिन ये मान नहीं रहे कि लोगों ने इनको क्यों मुस्तरद किया है।
एक तो लोग जानते हैं कि ये अमेरिका के पे रोल पे काम करने वाली जमातें हैं, नंबर 1। दूसरा, लोगों को मालूम है कि इनका सच से और शफाफियत से कोई ताल्लुक नहीं है। ये डाके और चोरी में तो मुलव्वस हैं ही। नवाज शरीफ की सजा हुई है चोरी के अंदर, उनकी बेटी भी सजा याफ्ता चोरी के अंदर, लेकिन ये अब पाकिस्तान के बाहर बैठे साम्राज्य की ताकतों के एजेंट बने हुए हैं। और दूसरा ये है कि निजाम ने किसी बेहतरी को नहीं मानते। यहाँ सरेआम पैसा उठा हुआ है हराम का, और वो लोगों के जमीर खरीदने के लिए आ रहे हैं, 50-50 करोड़ की बोलियां लगा रहे हैं। पाकिस्तान का नौजवान, पाकिस्तान का वोटर इसको गाली और तजलील समझता है। यही वजह है कि इनकी जमातों को लोगों ने ना सिर्फ रिजेक्ट किया है, बल्कि बदतरीन धांधली के बावजूद, बदतरीन रियासती मशीनरी इस्तेमाल करने के बावजूद, बदतरीन दीदा और नादीदा कूतों का इनके साथ होने के बावजूद ये बदतरीन शिकस्त इनको हुई है। असल में वो इसीलिए हुई है जो अभी ये टेलीविजन के ऊपर बैठ के मेरे भाई बात कर रहे हैं ना, इनका कसूर नहीं है। इनको तो व्हाट्सएप के ऊपर हुक्म आता है मरियम की तरफ से कि ये बात करें टेलीविजन के ऊपर। लेकिन मसला ये है कि आज जब ये बात करेंगे कि जी देखे ना वहाँ पे जो वोट है वो छुपा के नहीं देने दिया गया, असल में तो वो लोगों ने छुपा के दिया है। हमने सिर्फ एक रात कबल, जो कल रात को ये हराम के पैसे उठा के, यहाँ एक लैंड ग्रैबर है, लाहौर का सबसे बदनाम जमाना लैंड ग्रैबर है, उसको स्पीकर के लिए अपना कर दिया उम्मीदवार, और वो हराम के पैसे उठाए फिर रहा है यहाँ पे और लोगों के जमीर खरीदने की कोशिश कर रहा था, उसको हमने नाकाम किया है। ये उस नाकामी को ये समझते हैं कि हराम के माल से लोगों के जमीर को जब खरीदना न दिया जाएगा तो ये आइन की खिलाफ वर्जी है। आइन की खिलाफ वर्जी ये है कि जब पाकिस्तान के लोगों ने एक उम्मीदवार को, एक पार्टी को, एक नजरिए को, एक लीडर को वोट दिया है, तो वो जाके अपनी पार्टी को वोट दे, उसी नजरिए को वोट लेके आए इमरान खान के नाम के ऊपर, और आगे हराम का पैसा लेके ये खड़े हुए हैं सारा मुल्क लूट के, तो वो वोट भेज दे इनको, तो वो हमने करने देंगे। ये बेचारे बड़े दुख के अंदर है, इनका दुख हम समझ सकते हैं, क्योंकि अगले 3 हफ्ते के अंदर वो मरकज से भी इनकी छुट्टी हो रही है और इंशाल्लाह नए इंतखाबात का ऐलान हो रहा है, तो ये बेचारों के पास ना कुछ नहीं। दुख आपके लिए भी होगा या नहीं होगा, इसके ऊपर बात करते हैं। मैं आपके ऊपर जवाब लूंगी। फाइनेंशियल टाइम्स की जो रिपोर्ट आई है, कितनी मुश्किलात पैदा हो सकती हैं, लेकिन जुल्फकार अली बदर साहब हैं, क्योंकि बहुत सारे सवाल इस वक्त हमारे सामने रखे हैं। उस्मान सईद बसरा साहब ने, अली बदर इसके ऊपर जवाब देंगे, लेकिन एक ब्रेक शामिल करनी है। मजीद बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। कीप वॉचिंग। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। और हम बात करें पंजाब में, अब एटलीस्ट पंजाब में गवर्नमेंट फॉर्म हो चुकी है, कैबिनेट के लिए भी तैयारियां हो रही हैं, स्पीकर का इंतखाब भी हो चुका है, तो अब हमें मैच्योरिटी का मुजाहरा करते हुए आगे बढ़ना चाहिए और इस जो भी गवर्नमेंट अब फॉर्म हो चुकी है वो जिस तरीके से भी है उसको आगे बढ़ने देना चाहिए। लेकिन जो एक इल्ज़ाम लग रहा है सबसे ज़्यादा पीपल्स पार्टी के ऊपर और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के ऊपर कि उनका रोल था और शायद उन्होंने ये पैसे लगाए, अभी जैसा का जिक्र किया है उस्मान सईद बसरा ने। मैं चाहूंगी कि जुल्फकार अली बदर आप इसके ऊपर रिस्पॉन्ड कीजिए, फिर हम आगे बढ़े। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपने अपने प्रोग्राम में मुझे इनवाइट किया। देखिए, बसरा साहब के अपने ज़ाती पर्सपेक्टिव हो सकता है वो इल्ज़ाम लगा सकते हैं, ये पीटीआई का नैरेटिव है लोगों के ऊपर इल्ज़ाम लगाना। इल्ज़ाम जो अब तक साबित ना हो वो इल्ज़ाम जो है इल्ज़ाम की हद तक रहता है, और पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान साहब भी अब तक इल्ज़ाम ही लगाते रहे। जरदारी साहब के ऊपर आज तक जितने मुकदमात थे वो कोर्टों से उनसे बरी हुए हैं, और अगर कोई मुकदमा चल रहा है वो उसको फेस कर रहे हैं। और ये जो करप्शन का इल्ज़ाम लग रहा है कि ये कोई पैसों का लेन देन है, अगर कोई उसका सबूत है वो सामने लेके आए। हेयर से तो अगर बातों से और हेयर से मामलात होते हो तो फिर तो हर बंदा दूसरे पे इल्ज़ाम लगा दे। देखिए, यहाँ पे आइन और कानून की पासदारी करनी है। अगर ये जो स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और चेयरमैन सेनेट, डिप्टी चेयरमैन सेनेट का इंतखाब है, ये सीक्रेट बैलेट से होता है, ये पाकिस्तान का आइन कहता है, इसके अंदर कोई हम अपनी मर्जी नहीं कर सकते। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने परसों शाम को अपना ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस कहा कि हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये पंजाब में हमजा शहबाज साहब हों या परवेज इलाही साहब हों वजीर आला, हमें तो निज़ाम को चलाना है, हमने पार्लियामेंट को चलाना है, हमने पार्लिमानी निज़ाम को, पार्लियामेंट सिस्टम को चलाना है। लेकिन ज़रूरत इस अमर की है कि ये जो सुप्रीम कोर्ट एक सिनेरियो के अंदर फैसला उसी चीज़ के हक में करता है और दूसरी मामले के अंदर फैसला दूसरी गैर जानिबदार होके फैसला खिलाफ करता है। अगर 68(3) की आइन
की जो तशरीह की थी, एक्सप्लेनेशन जो ऑर्डर किया था जानिबदार हो गए सुप्रीम आप कोर्ट कहना ने, चाह रहे थे जी, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर किया था प्रेसिडेंट आरिफ अलवी साहब की रिक्वेस्ट के ऊपर, उन्होंने कहा था कि आप 63A की तशरीह कर दें, उसके अंदर बड़ी क्लैरिटी के साथ लिखा गया था और उसी चीज को जो है निगेट करके सुप्रीम कोर्ट ने एक नया फैसला दिया। अब जरूरत इस समर की है कि यहाँ पे हमें एक ही सिनेरियो के अंदर दो मुख्तलिफ फैसले नजर आ रहे हैं। हम सबको बैठ के, जैसे तमाम पॉलिटिकल जमातों ने अपनी सियासत को छोड़ के रियासत बचाने के लिए एक आईनी और कानूनी तरीके से खान साहब को घर भेजा और हुकूमत में आए, चाहे वो मुश्किल का टाइम है और मुश्किल फैसले करने पड़े, लेकिन तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं, तमाम जो पॉलिटिकल फोर्सेस हैं, वो बैठ के पाकिस्तान को बचाने के लिए अच्छा, ये वाला भी नैरेटिव, ये जो आप लेकर एक लॉजिक या नैरेटिव लेकर आए कि रियासत को बचाना है, सियासत को नहीं बचाना है, वो भी नजर नहीं आया। एक तो पंजाब में नजर नहीं आया कि जब पीटीआई की मेजॉरिटी नजर आ रही थी, अददी एक्सरियत नजर आ रही थी, वहां पे भी जरदारी साहब ने सर तोड़ कोशिश की और वो चौधरी शुजात साहब से लेटर लेकर वो ले आए और फिर क्या मामला हुआ। एक तो वो है, दूसरी तरफ देखें कि आपसे जो अमूर हैं वो ही संभाले नहीं जा रहे कि अगर आप मुआशी हालात हैं तो आर्मी चीफ को अमेरिका से रिक्वेस्ट करनी पड़ रही है कि भाई हमें आईएमएफ से पैसे ले दें ताकि हम अपना मुल्क चला सकें। तो आपकी अपनी जो फॉरेन पॉलिसी है वो कहाँ है, आपकी अपनी जो मुआशी पॉलिसी है वो कहाँ पे है? देखिए, सबसे पहली चीज जरदारी साहब ने जो यहाँ पे चीज की वो सियासत की और उन्होंने चौधरी शुजात साहब को इस चीज पे कन्विंस किया कि आप ये लेटर इशू करें, क्योंकि आप हमारे साथ फेडरल गवर्नमेंट के अंदर इत्तेहादी हैं, तो आपकी पार्टी के जो एमपीएज हैं वो ऑपोजिशन जमात के साथ नहीं जाने चाहिए। तो चौधरी शुजात साहब पार्टी के हेड है, अगर वो अपने एमपीएज को मना करते हैं, ये उनका प्रेरोगेटिव है पार्टी हेड के तौर पे, और आगे जाके आपको पता चल जाएगा कि पार्टी हेड की क्या पावर्स होती है, क्योंकि इस तमाम चीजों के अंदर क्लैरिटी आनी है। बाकी रह गई बात फॉरेन पॉलिसी की, आर्मी चीफ ने बिल्कुल रियासत के अंदर अगर कोई मामला, कोई राब्ता हुआ है अमेरिकन स्टेट डिपार्टमेंट के साथ या किसी सीनियर बंदे के साथ, तो उन्होंने हुकूमत के लिए, पाकिस्तान की रियासत के लिए अपना रोल प्ले किया है। बाकी रह गई फॉरेन पॉलिसी की बात, तो फॉरेन पॉलिसी के अंदर पिछले 3.25 साल जब खान साहब रहे, पाकिस्तान के अमेरिका से ताल्लुकात तकरीबन खत्म थे। बाइडन साहब इमरान खान साहब से राब्ते में नहीं थे और ना ही राब्ते में आना चाह रहे थे। शाह महमूद कुरैशी साहब वजीर खारजा होने के बावजूद मुतद्दद बाद रिक्वेस्ट कर चुके कि हमारे साथ राब्ता करवाएं, लेकिन नहीं हुआ। चाइना सीपैक के मामले में और दूसरे प्रोजेक्ट्स के मामले में आपसे नाराज था। मिडल ईस्टर्न कंट्रीज आपसे नाराज थी, टर्की आपसे नाराज था, यूरोपीय यूनियन आपसे नाराज थी। अब पिछले जब से बिलावल भुट्टो जरदारी साहब वजीर खारजा बने हैं, आपके अमेरिका के साथ ताल्लुकात बेहतर हैं, आपके आईएमएफ के साथ स्टाफ लेवल मीटिंग के अंदर मामला तय पा गए हैं, जीएसपी प्लस बेहतरी की तरफ जा रहा है और इंशाल्लाह ताला उसमें पाकिस्तान को फायदा होगा। एफएटीएफ के अंदर से आप बाहर निकल आए हैं। अमेरिका के बाद आपके चाइना के साथ ताल्लुकात इस्तवार हो गए हैं, उन्होंने आपकी फाइनेंशियल पेमेंट्स को रिन्यू कर दिया है। टर्की के साथ आपके रिलेशनशिप बेहतर हो गया है। यूरोपीय यूनियन के लेकिन अभी तक उसके असरात जाहिर है कि उसका कोई फायदा नजर नहीं आ रहा ना, जो हम देखें नजर नहीं आ रहा। देखें, मैं आपको बताता हूँ, ये जो एफएटीएफ हुआ है, मुतद्दद यूरोपीय यूनियन के और तमाम मुल्कों के जिनके साथ रवाबत बेहतर की है, उन्होंने हमें सपोर्ट किया है। इस पे ग्राउंड लेवल पे नजर नहीं आता, लेकिन ये पाकिस्तान की डिप्लोमेटिक रिलेशन है। ये पीटीआई क्रेडिट, पीपल्स पार्टी क्रेडिट ले रही है, इसको कह रही है कि इसमें बिलावल भुट्टो साहब जो हैं वो इस वक्त फॉरेन मिनिस्टर हैं, उनकी ये काविश की वजह से हुआ। लेकिन पीटीआई ये कह रही है कि भाई सब एक्शन तो हमने लिया है, जो जितना एक्शन प्लान दिया गया था वो सब पॉइंट्स तो हमने पहले ही कंप्लीट कर लिए थे, अब तो ये होना ही था। ये तो जाहिर है कि एक मामला जेर बहस है, इसके ऊपर बात हो सकती है। मैं इसको आगे लेकर चलूंगी। अगर जहां तक हुकूमत की इस वक्त जो वफाकी हुकूमत है उसकी बात की जाए, तो वफाकी हुकूमत इस वक्त पंजाब से निकलने के बाद, जी देखिए, पीटीआई ने बिल्कुल काम किया होगा, लेकिन एंड रिजल्ट बाहर नहीं आ सका।
ये बिलावल साहब ने जो है स्मार्ट डिप्लोमेसी के साथ तमाम मुल्कों को जो कि FATF के अंदर हमें सपोर्ट कर सकते थे, जो कि अमेरिका, यूरोपीय यूनियन, जर्मनी, चाइना, टर्की, ये तमाम मुल्क इनसे सपोर्ट जी जी बिल्कुल, इसमें डिप्लोमेटिक्स जो है वो जाहिर है कि वो उसमें भी हमारी जीत होगी, तो तभी जाकर हमारा एक्शन जो है वो भी नजर आएगा। हम दूसरे मुल्कों को कन्विंस करेंगे अपने काम से, तो तभी जाकर हम इससे निकलेंगे। ये बिल्कुल आप दुरुस्त बात करें। मैं चाहूंगी कि सेनेटर गौस साहब इसके ऊपर बात करें कि जैसे कि बात हो रही है कि अब अदलिया मुखालिफ बयानिया आ गया है, आप लोगों पहले कौमी असेंबली में पीटीआई के इस्तीफे एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, अब आप लोगों ने एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया है, ये स्ट्रेटजी बना रही है। अब आप लोग भी एग्रेसिव होना शुरू हो गए हैं कि आप लोगों को लगा कि पंजाब भी अब हाथ से निकल रहा है, तो अब आप लोग भी कोई ना कोई एक बयानिया ले आए, कहीं ना कहीं पीटीआई को मुश्किल में डालें सियासी तौर पर। ये स्ट्रेटजी बनाई है आप लोगों ने? नहीं, ऐसी बात नहीं है मैडम। पहले तो जिस तरह उस्मान साहब बारबन बैठे हैं, मतलब है जिस तरह उन्होंने बात की है, जिस किस्म की वो बदतमीजी, बदजबानी, बदकलामी कर सकते हैं, इल्जाम तराशी, झूठ बोल सकते हैं, उन्होंने बोला। और यही इनकी तरबियत है और खान साहब की तरफ से इनको यही हिदायत हैं कि जितनी बदतमीजी कर सकते हो, बद अखलाकी कर सकते हो, अखलाक से गिरी बातें कर सकते हो, तो उनको शाबाश दी जाती है। जब इस किस्म का कल्चर हो तो आप कहते हैं कि आपने बार बार कहा कि मेच्योरिटी का मुजाहरा करे, मेच्योरिटी का मुजाहरा करे। जब ये हालात हो तो मेच्योरिटी का मुजाहरा हम कैसे करें? अब देखें, ये जो बात भी कर रहे थे, जरा ये बात करने से पहले अपने गिरबान में झांकरियां करें। इन्होंने हमें कहा कि ये लोग अमेरिका के पे रोल पे हैं। वो भाई जो इस्लामाबाद में रिहाइश थी इमरान खान की, जो बनीगाला में शिफ्ट होने से पहले, उसका किराया कौन देता रहा? अमेरिका ने दिया ना, अमेरिका स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से दिए क्या? और आप हम पे इल्जाम लगाते हैं कि जी ये अमेरिका के पे रोल पे हैं। मतलब कोई एक बात करती है, कोई इंसान को शर्म आनी चाहिए। अभी कहा कि सैफ अल मलूक जी लैंड क्रेबर है तो उसको शिकस्त हुई है। भाई जो उसको एक वोट आपका खरीदा है, उसका 185, 186 आपके वोट बने, वही तो आपके वोट हैं, एक कैंसिल हो गया, 185 आ गए, तो उसमें कोई एक वोट दे। और परवेज इलाही साहब किसके जहाज पे इस्लामाबाद हल्फ लेने गए थे? मेरा रियाज के जहाज पर गए थे। मतलब कोई इंसान को कोई यार शर्म ही होती है कोई बंदा करने से पहले। यही है कि माँ ने मीडिया में यही बात करनी है ताकि आप अपने बच्चों को यही ट्रेनिंग देनी है कि झूठ बोलते जाओ, झूठ बोलते जाओ। अजीब बात है। और मैडम जानता कि आपने पता फरमाया है कि अदरी मुखालिफ, हमारा अदरी मुखालिफ कोई नहीं है। और देखो हमारा ये इख्तिलाफ था कि जब अदरिया ने सुना तो ये फुल कोर्ट बेंच सुने, हमने कोई इतराज नहीं किया। हमने तो एक तरफा अदरिया ने फैसला दिया और हमने उसको तस्लीम किया, हमने कोई एहतजाज नहीं किया। कोई किया है एहतजाज आपने? तो ये एक हमें कहना कभी मुखालिफ हमने नैरेटिव कोई नहीं लिया। देखो उस पर मैंने पहले भी कहा है कि सारी बार सारे वकला हजरात, जो सीनियर वकला हजरात थे, सिविल सोसाइटी से लोग थे, सारे कह रहे थे कि फुल बेंच बनाए ना, फुल बेंच बनाए, जब फुल कोर्ट ये इसको सुने ताकि एक मसला जो 63 डे की तशरीक है वंस फॉरएवर ये तय हो जाए। इससे हमने कहा था, लेकिन हमारी बात नहीं मानी गई, एक तरफा सुनो। अच्छा जी ठीक है, लेकिन चले उस अदलिया मुखालिफ नहीं है, लेकिन जो तौर पर स्ट्रेटजी बनाई जा रही है कि पहले कौमी असेंबली में पीटीआई की वापसी का इंतजार किया जा रहा था और इस्तीफों को होल्ड किया गया था, अब एक्सेप्ट करना शुरू कर दिए गए हैं, तो ये नई स्ट्रेटजी है। आप बाई इलेक्शन में जाना चाहते हैं। दूसरी तरफ शेख रशीद साहब तो दावा कर रहे हैं कि अब तो आम इंतखाबात होंगे, जिसके लिए वो कह रहे हैं कि करंटीना वाले भी मान गए, ऐसी बातें कर रहे हैं। तो क्या फिर आम इंतखाबात की तरफ जाना है तो फिर ये रेजिग्नेशन जो आप ऐसे एक्सेप्ट कर रहे हैं 1 बाय 1, आप फिर एक बार में एक्सेप्ट कर लें? मैडम बात ये मसला मईशत का, आज पाकिस्तान का आर्मी चीफ अमेरिका से रिक्वेस्ट कर रहा है कि जी मेरे जो आप IMF पर प्रेशर डालें और हमें कोई किस्त रिलीज करें। देखो माशी हालात हमारे ये हैं और ये कहते हैं कि जल्दी इलेक्शन करो, जल्दी इलेक्शन करो। भाई 4 साल आपने जो गंद किया हम वही साफ कर रहे हैं, और फिर 4 साल बाद अगर आप आते हैं तो आपके पास कौन सी कोई और तोप होगी? असद उमर आपकी बड़ी तोप थी ना, उसने क्या किया? आपने ले दे के स्टेट बैंक तक जो है वो हवाले कर दिया IMF के, और वो ये हाल हो गया। अब फिर कहते हैं कि हम इलेक्शन ठीक है, चलो मान लें कि जी इलेक्शन होता है, आप आ जाते तो आप क्या कर लेंगे? मतलब अभी तो 2 महीने हमें इख्तियार में आए हुए ना, फरवरी मार्च में, सॉरी अप्रैल मई में हम आए हैं ना जी। वो भी हलफ ही हमारा तो सदर मंडल का साहब हमारा हलफ ही नहीं ले रहे थे, चेयरमैन सेनेट हलफ लिया,
हमजा शहबाज 3 महीने के लिए पंजाब में आया तो 20 दिन बैठा रहा, किसी हलफ ही नहीं लिया। फिर कोर्ट के आर्डर पे स्पीकर कौमी असम्बली में से उसका हलफ लिया, फिर सुप्रीम कोर्ट इंटरवेन किया और कहा कि ये 21 वोट ना गिने जाएं। तो हमें तो चलने नहीं दिया गया ना, और हमें आजाद फराशी करते हैं कि जी मईशत आपने खराब कर दी है। आप पे कान हम साफ करने लगे हैं और अब हमें टिकने के लिए रोजाना नई साजिश करते हैं। तो इसमें कैसे मुल्क हाल है? अब आपने मुल्क को यहाँ तक पहुंचाया कि पाकिस्तान कार में जी अमेरिका की मिन्नतें कर रहे हैं, और उनकी जो फरमाइश है, मैं जो फरमाइश है ना वो मैं यहाँ टीवी पे ऑन एयर नहीं कहना चाहता, जो फरमाइश है वो कर रहा है। ये सारा इनके नालायकों की वजह से, और फिर जिस तरह इनको लाया गया ये आप वो सब आप ये कहना चाह रहे हैं कि अमेरिका की जानिब से क्या फरमाइश की जा रही है? मैं नहीं चाहता, वो बात बहुत आगे चली जाएगी। ज़ाहिर है हमारे को मुल्क के कोई मुल्क के दिफाई मामलात के मुतालिक होगा ना, उसके लिए मेरे ख्याल में ऑन एयर करना मुनासिब नहीं है। जी नहीं, ये जिस तरह से ये कहा जा रही अड्डे मांगे जा रहे हैं, और क्या वाकई की ऐसी कोई डिमांड की जा रही है, और जो पीटीआई ये कह रही थी कि ये आएंगे तो ये करेंगे, इसके ऊपर बात कर लेते हैं, लेकिन ब्रेक शामिल करनी है, मजीद बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। कीप वॉचिंग। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम एक बार फिर से खुश आमदीद। और हम बात कर रहे थे कि इस वक्त जो कौमी असम्बली में पीटीआई के अरकान हैं उनके रेजिग्नेशन एक्सेप्ट होना शुरू हो गए हैं, और इलेक्शन कमीशन ने भी नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। तो इसका क्या मतलब है कि अब बाई इलेक्शन होंगे? अगर बाई इलेक्शन होते हैं तो क्या पीटीआई बाई इलेक्शन में जाएगी? क्योंकि पीटीआई का बड़ा मुतालबा था कि आम इंतखाबात हों, तो कौमी असम्बली में भी वही स्ट्रेटजी होगी जो पंजाब में रही है, या फिर कुछ मुख्तलिफ होगी? उस्मान, इसके ऊपर आप रिस्पॉन्ड कीजिएगा। क्या आप लोग अगर कौमी असम्बली में बाई इलेक्शन, जैसे कि अभी जिन अरकान के इस्तीफे मंजूर किए गए हैं उनका नोटिफिकेशन भी हो गया, अब वहाँ पे बाई इलेक्शन होगा, तो आप लोग बाई इलेक्शन में जाएंगे या फिर आम इंतखाबात में ही आप जाना चाहेंगे? जी उस्मान, आपको आवाज़ आ रही है? जी उस्मान, आपको आवाज़ आ रही है? जी उस्मान से शायद रब्ता नहीं हो पा रहा है। मैं चाहूँगी कि जुल्फ़कार अली बदर, मैं आपकी जानिब आती हूँ। जैसे कि अभी शेख रशीद साहब का दावा सामने आया, और वो ये कह रहे हैं कि करतीना वाले इलेक्शन के लिए मान गए हैं, और अभी सिर्फ और सिर्फ जो मौलाना साहब हैं वो रहते हैं। तो वो उनका इशारा गालिबन जरदारी साहब की जानिब था। तो क्या पीपल्स पार्टी इस वक्त अर्ली इलेक्शन के लिए, फौरी इलेक्शन के लिए तैयार है और मान भी गई है? देखिए, शेख साहब का अपना पर्सपेक्टिव है, वो अपने पास से टेबल लगाते रहते हैं और अपने पास से ख्यालात का इजहार करते हैं। शेख साहब को आज़ादी है जो मर्जी के। ये जो बाई इलेक्शन होने जा रहे हैं, जिन लोगों ने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस का हम इस्तीफा देते हैं, उनके इस्तीफे कबूल हो गए और बाई इलेक्शन अनाउंस हो गया है। और बाई इलेक्शन एक सीट पे हो गया जिसपे जैन कुरैशी साहब इलेक्शन की जो सीट छोड़ी थी। बाकी जो इस्तीफे मंजूर हैं उस पर भी इलेक्शन अनाउंस हो जाएंगे और बाई इलेक्शन होगा उसके ऊपर। इस मुल्क में देखें, ये जो जनरल इलेक्शन है ये तभी होगा जो जब इस हुकूमत की, इस पार्लियामेंट की टर्म पूरी होगी। अगर सियासत ख्वाहिशात का खेल होती तो इमरान खान साहब ने तो यहाँ पे दूध की नदियां बहा देनी थी, नहरें बहा देनी थी। अब देखें, जब ये इमरान खान साहब हुकूमत में आने से पहले बुलंद वाला दावे करते थे और कहते थे कि मैं आऊंगा तो मैं कर्ज नहीं लूंगा, IMF पे नहीं जाएंगे। आप देखें, इनके अरस्तू और अफलातून जो बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट पहले 8-9 महीने खान साहब को मना करते रहे, फिर ये घुटने टेक के IMF के पास गए और IMF की मर्जी की शराइत पे इन्होंने एग्रीमेंट किया और मुल्क को फंसाया। खान साहब के अंदर और उनकी टीम के अंदर ना तो काबिलियत थी ना अहलियत। उन्होंने पाकिस्तान को इकोनॉमिकली फंसा दिया, सियासी तौर पे सियासत तबाह कर दी। जी ठीक है जुल्फ़िकार, मेरा तबाह कर दी। एक कमेंट कर दीजिएगा, लास्ट जनाजा निकाल दिया। एक कमेंट कीजिएगा, फिर उस्मान साहब की जानिब मुझे जाने, क्योंकि ये भी खबरें आ रही हैं कि जरदारी साहब की कोई दुबई में मुलाकातें भी हो रही हैं, तो क्या बाकी कोई मुलाकातें हुई हैं? मेरे पास इसकी कोई इतलात नहीं है, डिटेल्स नहीं है कि वहाँ पे उनकी कोई मुलाकात हुई है। वो अपनी बेटी और नवासे को मिलने दुबई गए थे, तो उसमें कोई ऐसी चीज नहीं है। ये तो कुदरती एक रिश्ता है और उनका राइट था जाना।
जी ठीक सिर्फ है, बात सियासी ये कोई है और इस कि तरह की कोई डील जो वाली कोई मुलाकात नहीं हुई। जी ठीक है, मैं उस्मान की जानिब जाऊंगी। उस्मान, ये जो अभी पीटीआई के कौमी असम्बली में अरकान के इस्तीफे एक्सेप्ट हो गए, आप बाई इलेक्शन में जाएंगे या फिर उसी मुतालबे पे कायम है कि आम इंतखाबात हों, और अगर बाई इलेक्शन हुए तो आप बाइकआउट करेंगे? क्या क्या आप लोगों की स्ट्रेटजी होगी? अच्छा देखिए, सबसे पहले तो एक तो ये है कि आपने हुकूमत से 2 लोगों को बुलाया हुआ है, और ये तो आप अपोजिशन भी 2 लोगों को बुलाना चाहिए था। अब वो सारा टाइम देखें, ऑलरेडी ये झूठ बोलने का टेलीविजन पे बैठे हैं, चलो एक बंदा इनका आगे बोल रहा है, अब 2 लोग आगे बोल रहे हैं। अब देखिए मसला ये है कि ये किस तरह के लोग हैं, मतलब मुझे आज तक समझ नहीं आ सकी। ये अपने आप को बेवकूफ समझते हैं, ये पाकिस्तान के लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। अगर ये सारी गुफ्तगू इनकी टेप करके ना दी तो इनको दोबारा सुनाई जाए, और एक तरफ इनके 20 सीटों का रिजल्ट रखते हैं जो पंजाब के अंदर ये हारे हैं। इनको मालूम नहीं है कि लोग इनसे किस कदर नफरत करते हैं। लोग इनकी सियासी मकरूहात समेत इनकी शक्ल नहीं देखना चाहते, और उसकी रिफ्लेक्शन है इलेक्शन। देखिए ना, किसी भी हुकूमत की, किसी भी पार्टी की, किसी भी शख्सियत की, किसी भी एक लीडर की जो एक पजीराई है वो उसकी काम से होती है। इमरान खान के काम के ऊपर आप आसमान की तरफ मुंह करके जितना मर्जी थूकें, आपके मुंह के ऊपर ही गिर रहा है। तो पूरा पंजाब तो इमरान खान के साथ। अच्छा उस्मान, मेरे ख्याल में हमें जरा अल्फाज में गुफ्तगू करते हुए ऐसे सिलेक्ट करने चाहिए ताकि उसमें एक महज़ब गुफ्तगू लगे ना। ये हमें अब इसी तरह की गुफ्तगू करेंगे तो उसका कोई लॉजिकली हमें बात करनी चाहिए, अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना चाहिए, लेकिन इस तरह की गुफ्तगू करके मेरे ख्याल में हमें गुफ्तगू को ड्रैग नहीं करना चाहिए। अब देखिए ना, ये सबसे बड़ी तो बात ये है, अगर मुझे बताएं कि आसमान की तरफ थूकना उर्दू का मुहावरा नहीं है क्या? हम उर्दू से मोहब्बत करने वाले लोग नहीं है? तो मैंने कौन कोई गाली तो नहीं दी इनको। देखिए ना, मैं तो इनको झूठा, अगर ये झूठ बोलते हैं तो मैं इनको झूठा ना कहूँ। अगर आप कहते हैं इनको सजाएं हुई है, इनको चोर ना कहूँ, तो कौन सा मुझे आप बता दें कि अगर ये झूठ बोलते हैं, इन्होंने कहा हमारी फलानी जगह जायदाद नहीं है, कतरी खत ले आए, फिर कोई झूठा भी ना कहें। अगर ये आसमान की तरफ मुंह थूक करके थूकना एक मुहावरा है। चले उस्मान, इसका रेलिवेंट आंसर दीजिए मुझे। ये बताइए कि आप लोग बाई इलेक्शन में जाएंगे, बाइकआउट करेंगे, अपने उसी मुतालबे पे कायम रहेंगे, आम इंतखाबात में जाना है, या फिर बाई इलेक्शन में पंजाब की तरह जाएंगे? और जैसे आप कह रहे हैं कि लोग तो अब PMLN हो या किसी कोई भी पार्टी हो, इनको देखना पसंद नहीं करते, तो आप लोग तो क्लीन स्वीप कर रहे हैं, तो आप लोग तो फिर बाई इलेक्शन भी जाएंगे, क्योंकि विन तो आप लोगों ने करना है। जी, जनरल इलेक्शन अनाउंस होना चाहिए। पाकिस्तान के ऊपर बदतरीन नाहल लोग जो हैं वो मुसल्लत हैं, डोनाल्ड लू के बगल बच्चे। हम तो कह रहे हैं कि जनरल इलेक्शन करना चाहिए इससे पहले कि ये मुल्क डिफॉल्ट कर जाए। बाई इलेक्शन में जाएंगे या नहीं? अगर नहीं होते, जाहिर है कि अगर आम इंतखाबात नहीं होते, हम तो आम इंतखाबात आज से ऑनवर्ड इंशाल्लाह 1 महीने के अंदर अनाउंस होने जा रहे हैं, 3 हफ्ते में अनाउंस हो जाएंगे। ये बेचारे कौन है? पूरा मुल्क डिफॉल्ट करने जा रहा है, और खुदा ने कहा था कि मुल्क डिफॉल्ट कर गया तो किसी की सियासत बचेगी भला? ये नाहल लोग हैं, ये 3 हफ्ते हैं, इससे 3 हफ्ते ज्यादा चलेंगे नहीं। अब महीना 4 हफ्ते कर लें, 4 हफ्ते के बाद अपने घर जाएंगे इंशाल्लाह, और फिर इसके बाद जनरल इलेक्शन में अवाम इनको मुस्तकिल घर भेज देगी। देखिए मसला सिर्फ ये है कि आज मुल्क की इकॉनमी बदतरीन हालात के अंदर है। जिस इमरान खान का यहाँ ये नोहे पड़ रहे हैं बैठ के, उस इमरान खान की हुकूमत के अंदर 165 का डॉलर। उस्मान सईद बसरा साहब, आप लोगों ने इलेक्शन कमीशन के पास एक फैसला जो आप लोगों की फॉरेन फंडिंग केस के हवाले से भी है, अब फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट भी आ गई है जिसमें ये पहले कहा जा रहा था कि हमने किसी गैर मुल्की से पैसे नहीं लिए, कोई फंडिंग नहीं ली, अब तो वहां पे गैर मुल्की का भी नाम आ गया। तो अब वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि आप अगर समझते हैं कि ये सब रिपोर्ट गलत है, जैसे कि PTI इस वक्त कह रही है कि ये छुपाई गई है, तो आप लोग फिर हद के इज्जत का दावा दायर कर दे। देखिए वो हम जाने, वो हमारा हद के इज्जत का दावा जाने न शहबाज शरीफ साहब को तो कम से कम ये शर्म कर लेनी चाहिए कि वो बंदा 25 अरब रुपए की एक करप्शन के केस के अंदर उसके ऊपर फर्द जुर्म लगने वाली थी और अपने आप को NRO दे दिया उसने। उसकी क्या इखलाकी हैसियत है इस बंदे की जो अपने आप के फर्द जुर्म आयद होने वाले दिन इस इक़्तिदार के अंदर भेज दिया गया अमेरिकी डोनाल्ड लू के जो एक साजिश के बाद। तो उसकी कोई अहमियत नहीं है, पहले वो अपना क्लियर करें। वो अरबों रुपए की करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर उन पर फर्द जुर्म आयद होनी है, और जिस दिन इंशाल्लाह ताला इस मुल्क के अंदर एक पाकिस्तान के लोगों की आवाम की हुकूमत आई, ये जिंदगी भर अब जेलों में रहेंगे, इनकी कोई इखलाकी हैसियत नहीं है, नंबर 1। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान का हल जो है वो ये अब इल्जाम तराशी के ये हमें ये कहते रहे हैं, ये नहीं है, लोगों के पास जाना है। लोगों के पास अभी हम पंजाब के 20 सीटों के इलेक्शन पे गए हैं, बदतरीन शिकस्त जिनको हुई है,
क्योंकि लोग जान चुके हैं कि ये जी ठीक है। जुल्फकार अली बदर, ये पीटीआई ये कह रही है, आप लोग जैसे कि पीडीएम और तमाम जमातें ये कह रही हैं कि जो फॉरेन फंडिंग केस का पीटीआई का ये फैसला आना चाहिए। जाहिर है कि पीटीआई का मोमेंटम काफ़ी बिल्ट हो गया है और अब आप लोग चाह रहे हैं कि इसके ऊपर इलेक्शन कमीशन जो फॉरेन फंडिंग केस का फैसला सुनाए। तो अब अगर फैसला जो है वो आता है, ये जो फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट है, आपका क्या लगता है इसको जवाब आप बना के इलेक्शन कमीशन में लेकर जाएंगे? देखिए, फॉरेन फंडिंग केस का सारी ट्रायल तो मुकम्मल हो गया हुआ है, सिर्फ फैसला आना है। जैसे ही फैसला आएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। हमें तो ये जो फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट है, इसके अंदर मजीद डिटेल्स बता दी गई हैं कि खैरात के पैसे और कौन कौन से पैसे बाहर से आए हैं जिसके ऊपर पीटीआई को फंडिंग हुई है, खैरात के पैसे इकट्ठे करके और दूसरे फॉरेन हुक्मरानों से पैसे इकट्ठे करके। तो जिस तरीके से चला, और ये इमरान खान साहब से एक सवाल है जो कि सारी कौम करती है कि खान साहब, आपका तो आज तक जब से आपने क्रिकेट छोड़ा है आपका तो कोई कारोबार ही नहीं, आपका बनी गाला का घर किस तरह किचन चलता है जब से तरीन साहब और जाहिर है कि तमाम जो सियासतदान हैं वो अवाम को जवाब दे हैं और जवाब देना भी चाहिए। मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।